टू प्रखर अकेडमी। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज फिर से हम अपना एक पॉइंट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत शासन अधिनियम सन 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जैसे किसी मकान के अंदर कोई नींव होती है, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के ऊपर ही वो पूरा का पूरा मकान टिका होता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन 1935 अधिनियम के फाउंडेशन पर ही बना हुआ है या उसके शैडो से बना है। कैसे? आप जब यहां कुछ पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान में कितना योगदान रहा। इसके बनने के क्रम में मैं थोड़ी सी कहानी जोड़ देता हूं जिससे आपको ये याद रखने में आसानी हो, और वो जो बिंदु इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मैं बताऊंगा यार। हुआ क्या था, आपको याद होगा 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, लेकिन साइमन कमीशन को पूरे देश से क्या मिला? साइमन गो बैक। एक बहुत बड़ी घटना थी। क्यों विरोध हुआ था सबको याद होगा, क्योंकि यहां पर सभी लोग श्वेत थे, सभी लोग ब्रिटिशर्स थे, यानी व्हाइट मैन। कोई भी भारतीय नहीं था जो इसका प्रतिनिधित्व करे। यह कारण था विरोध का। लेकिन उन्होंने सन 1930 में ब्रिटिशर्स को जो रिपोर्ट पेश की और जो रिकमेंडेशंस उनके थे, उसके बाद आपको याद होगा 3 हमारे यहाँ गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इन दोनों को कंपाइल करके ब्रिटिशर्स ने हमें क्या तोहफा दिया? भारत शासन अधिनियम सन 1935। ये वो बात हुई, वो कहानी हुई जो आपको लिंक करती है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की, जिसके अंदर राज्यों को और रियासतों को, इन दोनों को एक इकाई की तरह से माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूचियों, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों के बंटवारे की बात की। बता देता हूं, ये सूचियां आप अपने संविधान में पढ़ते हैं। संघ सूची यानी जो राष्ट्र महत्व के विषय हैं उनके ऊपर संघ को अधिकार होता है बनाने के लिए। और उसके बाद आपका कौन सी सूची होती है? राज्य सूची आपको बता चुके हैं। और समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची दोनों के लिए होती है, केंद्र या राज्य दोनों ही उसके ऊपर विधान बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बनाए हैं तो प्रभावी किसका होता है? केंद्र का होता है। ये सब पता होगा आपको। तो उन्होंने 3 पार्ट्स में उसको बांटा और उसके बाद भी जो रह गया यानी अवशिष्ट चीजें, उन सब चीजों को वायसराय को दे दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। रीजन क्या था? क्योंकि जिन्हें उन्होंने इकाई माना था, उन इकाइयों का एक पार्ट यानी कौन? देशी रियासतें इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया कि हमें शामिल ही नहीं होना है। तो जब वो संघ ही नहीं बन रहा है तो फिर इसका मतलब ही नहीं बनता है। इसका अगला बिंदु आता है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध व्यवस्था को शुरू कर दिया। ये आप याद रखें। तो प्रांतों में से क्या किया गया? द्वैध व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जो प्रांतीय स्वायत्ता थी उसका शुभारंभ किया गया। यानी स्वायत्ता क्या होती है? ऑटोनॉमी। यानी जो आपका स्टेट है वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, उसे अपने निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये होती है ऑटोनॉमी या स्वायत्ता। इसका शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था कब शुरू हुई? सन 1937 में मंत्री परिषद का निर्माण हुआ था, याद होगा आपको। और 1939 में लेकिन ये समाप्त कर दी गई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रीलिम्स में ऐसी पॉइंट आपको दे देगा, वो केंद्र में की बजाय बोल देगा कि राज्य में द्वैध व्यवस्था शुरू कर दी गई। और आप हल्के से कर देंगे यस, 1 2 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, और क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। तो आप चाहे कम पढ़ें लेकिन एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ें कि यहां 1935 प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त करता है
लेकिन केंद्र में द्वैध व्यवस्था का प्रारंभ करता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसमें, आरंभ किया जिससे जो संघीय विषय थे उन्हें स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। इज इट क्लियर? लेकिन यह प्रावधान भी लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद कुछ और बिंदु हैं, अभी मैं बताता हूं इसको रब करने के बाद। और आप देखिए इसमें अगला बिंदु है कि 11 जो स्टेट थे उसमें से 6 के अंदर 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था फिर से मैं बता देता हूं। जैसे आप केंद्र में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस आप जानते होंगे। राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है। उसी तरह से राज्यों में व्यवस्था है विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। मतलब जो बड़े स्टेट हैं उसमें कार्यभार ज्यादा होता है, तो उस कार्यभार को बांटने के लिए समझ सकते हैं या उसको हल्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विधान परिषद का गठन करते हैं। अब विधान परिषद कहाँ गठित की गई? 6 जगह, बंगाल में बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम। यहां पर द्विशासन विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि ये कई प्रकार के प्रतिबंधों के साथ बनी, मतलब आपको हमने कुछ चीजें दी बट विद रेस्ट्रिक्शंस, कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस के साथ इन्हें चलाना है। इसने दलित, जातीय, मजदूरों और महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार करते हुए। आप जानते हो 1932 का जो कम्युनल अवार्ड था रैमजे मैकडॉनल्ड ने दिया था, उसके बाद पूना में समझौता हुआ था, वो सब पढ़ा हुआ आपने, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूजन है। और इसने एक विशेष बात की कि 1858 से जब क्राउन का शासन शुरू हुआ था, तो 1858 के बाद से आप देख रहे थे परिषद अधिनियम आ रहे थे लगातार, तो परिषद का जो व्यवस्था थी वो इन्होंने समाप्त कर दी, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और इंग्लैंड में भारत सचिव को सभाकारों की टीम मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया और तकरीबन टोटल पॉपुलेशन के 10% को मत देने का अधिकार दिया गया। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम में देश की जो मुद्रा है और साख पर नियंत्रण, इसके लिए रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आरबीआई आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई होप सो 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक चीज इसमें छूट गई, हाँ, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 के द्वारा। तो इसी के साथ भारत का जो शासन अधिनियम है 1935 खत्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा, और बेस्ट ऑफ लक आपको अपने अगले एग्जाम के लिए, भले 4th को हो या 11 को या किसी और डेट को। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।